Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 अगस्त 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सरिस्का टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा परसों हमने एक शानदार सा एडिटोरियल डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। वहीं पे मैंने आपको दो रिपोर्ट्स के बारे में बताया था, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। उसमें से दोस्तों ये प्रश्न है गाडगिल कमेटी रिपोर्ट के बारे में। तो ये रिपोर्ट हाल ही में खबरों में देखने को मिली है। इसका यूज़ किया जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में, आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन के लिए, या ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, या ऑप्शन नंबर सी अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी गंगा एक्शन प्लान के लिए। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर में हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर उसके बाद वो देश छोड़कर निकली। करेंटली वो भारत के अंदर हैं। अभी कोशिश कर रही हैं कि यूके के अंदर उनको एसाइलम मिले, एक शरण मिले। तो बट वो यूके की साइड से जो एसाइलम है वो ग्रांट नहीं किया गया अभी तक। तो आज के न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जहां पे ये भी दर्शाया जा रहा है कि शेख हसीना कुछ और कंट्रीज़ के ऊपर भी फोकस कर रही हैं एसाइलम के लिए, जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया। अभी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये तो बात हुई एक तरफ। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर में एक बड़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ चुकी है। मिलिट्री को हुआ, तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री ने सारा कंट्रोल ले लिया। और आज भी यहाँ पर मिलिट्री कह रही है कि एक इंतरिम सरकार बनाएंगे। तो इंतरिम गवर्नमेंट जो बनेगी, क्वेश्चन ये है कि वो सरकार मिलिट्री के अंडर में चलेगी या इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। ऑब्वियस ही बात है, कई सारी जो चीज़ें हैं जो हमें दिखाई पड़ रही हैं उसके हिसाब से वो मिलिट्री के अंडर में ही काम करने वाली है। जैसा पाकिस्तान में नज़र आता है उसी प्रकार का सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो स्पेशली आपको बांग्लादेश में भी नज़र आएगा। कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं दुनिया भर से। बांग्लादेश को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पर इतना खतरनाक यहाँ पर ये प्रोटेस्ट रूप ले लेगा, किसी को नहीं पता था। यहाँ पे बहुत सारे और भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी जो इसमें इन्वॉल्व हुई और जिसकी वजह से बांग्लादेश के ये हालात हो गए। तो अभी हुआ यह है दोस्तों कि बांग्लादेश को लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई है पार्लियामेंट के अंदर में। तो उस मीटिंग के अंदर जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है करेंटली, राहुल गांधी जी, उन्होंने कई सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं एस जयशंकर जी से। और एस जयशंकर जी ने क्या क्या जवाब दिया है उनके क्वेश्चन का, ज़रा वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सवाल ये है कि आखिरकार क्यों हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों दो बड़े बड़े आर्टिकल्स आपको इन टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे अपने सामने। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज का लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को लेकर वेरियस आर्टिकल्स हैं। यहीं पे मैं आपको दोनों देशों के संबंध के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर आप आर्टिकल में देख भी पा रहे होंगे कि जो ओपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने लगातार अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है सरकार को ऐसे समय पर, क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो है नेशनल सिक्योरिटी का। तो इस मुद्दे पे एक कड़ी जांच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो इसी के बेसिस पे अभी क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर में ऑल पार्टी मीटिंग होती है दोस्तों। इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर में आप देख पाओगे सभी मिनिस्टर्स अवेलेबल हैं। जेपी नड्डा हैं, हमारे एस जयशंकर जी हैं, उसके अलावा राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर। तो ये सभी आपको मिनिस्टर्स नज़र आएंगे। साथ ही साथ में जो अपोजिशन पार्टीज़ के मिनिस्टर हैं वो भी इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर में हैं, जहाँ पे इस बांग्लादेश के चैलेंज के बारे में सभी डिस्कशन हुआ। जिस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी जी ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि 3 क्वेश्चन की चर्चाएं कल से बहुत ज़्यादा हो रही है और आज हमारे सामने आर्टिकल भी है।
सबसे पहला क्वेश्चन उनकी साइड से पूछा यह जाता है कि भारत सरकार की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है बांग्लादेश में इस पावर शिफ्ट को देखते हुए, वो क्या है, ज़रा हमें इसके बारे में बताइए। तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर एस जयशंकर जी ने जवाब दिया। उन्होंने ये बोला, देखिए अभी जो बांग्लादेश में सिचुएशन है वो एक प्रकार की डेवलपिंग सिचुएशन है, तो अभी जो भी होगा करेंटली पता नहीं चल रहा है। हमें पहले ये देखना होगा बांग्लादेश में किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वो मेंटेन कर पाते हैं, सरकार कैसे बनाएंगे, इंतरिम गवर्नमेंट बनेगी कैसे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश का जो भी एक्शन होगा उसी के हिसाब से हमें अगला मूव भी चलना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर राहुल गांधी जी की साइड से पूछा जाता है, क्या कोई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉरेन पावर का भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात हो रही है। तो क्या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स के अंदर में, जो भी सब कुछ हुए बांग्लादेश में। तो उसके रिस्पॉन्स में अगेन यहाँ पर केंद्र सरकार का रिप्लाई आता है। केंद्र सरकार मेंशन करती है कि देखिए हम इस पर्टिकुलर एंगल को अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार का एक रोल हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे बांग्लादेश में सारी चीज़ें बदली, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेंट है उन्होंने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल्स वगैरह होती हैं वो चेंज करना शुरू कर दिया, और चेंज करके बांग्लादेश के इस वॉयलेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाया। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी कुछ हुआ है वो बांग्लादेश के अंदर में उससे पाकिस्तान खुश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे शेख हसीना की जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उनकी पार्टी जो थी अवामी लीग, वो यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के ऊपर काम कर रही थी, पाकिस्तान से हटकर काम कर रही थी। लेकिन अभी के समय पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पर, जिसको नाम दिया गया है बीएनपी पार्टी, तो बीएनपी पार्टी जो है जो सत्ता में आ सकती है वो दोस्तों प्रो पाकिस्तान है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो इससे ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान खुश होगा, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्मेशन के साइड से नहीं बोला जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर एस जयशंकर जी ने बोला है कि हम इस सिनेरियो को पूरी तरह से एनालाइज कर रहे हैं, एक बार इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इसमें भी। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे राहुल गांधी जी की साइड से पूछा यह जाता है, क्या हमें इस सिनेरियो का कोई अंदाज़ा था पहले, यानी पास्ट में, कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये जो प्रोटेस्ट है इतना भयंकर टर्न ले लेगा। तो इसके रेफरेंस में यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं, देखिए हम सिचुएशन केवल मॉनिटर कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि ये जो प्रोटेस्ट है वो इस तरीके से भयंकर रूप ले लेगा। ठीक है, बाकी जो भी मॉनिटरिंग है जैसे भी चल रही है वो चलती रहेगी। करंट समय पर भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है जहाँ पर बीएसएफ तैनात है, उनके लिए भी एक हाई अलर्ट हमने जारी कर दिया है। तो करंट समय पर सरकार को चाहिए, थोड़ा समय चाहिए डिसाइड करने के लिए। ठीक है, आगे जैसा भी एक्शन होगा बांग्लादेश के, उसी के हिसाब से हमारा भी एक मूव होने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने शेख हसीना के बारे में बताया, वो अभी इंडिया में ही है, अभी सिचुएशन देख रही है वो कि भाई यूके के अंदर में उनको शरण मिल जाए, बट वो अप्रूवल अभी तक मिला तो है नहीं वैसे। फिर केंद्र सरकार ने ये भी बोला है कि देखिए हम ना बांग्लादेश की आर्मी के साथ में टच में हैं। ठीक है, और बांग्लादेश की आर्मी जिसने अनाउंस किया है कि हम इंतरिम सरकार बनाएंगे, तो उनके टच में चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो हम भी दोस्तों सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय आएगा तो तुरंत हम भी एक्शन लेंगे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर में बहुत सारे इंडियन नेशनल्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे, उन सब की सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान रखना है। और इसी पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपना जो चिंता है वो व्यक्त की है, स्पेशली बांग्लादेश के अंदर में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, तो उनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, स्पेशली हिंदूज़ के ऊपर जो अटैक हुआ है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये सभी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे 2 आर्टिकल समाप्त। अभी आज के न्यूज़पेपर में भारत बांग्लादेश के व्यापार को लेकर एक आर्टिकल मेंशन्ड है। तो दोस्तों दोनों देशों के बीच में जो करंट समय पर व्यापार है फिलहाल के लिए तो सस्पेंड कर दिया गया है। ऑब्वियस ही बात है, कोई व्यापार नहीं होगा, बॉर्डर से सारा व्यापार होता है, वो हाई अलर्ट पर है, कुछ भी हो सकता है। इस समय पर जो भीड़ है उनमें एक अग्रेशन है, तो हम नहीं चाहते कोई बवाल हो, स्पेशली बॉर्डर वाले रीजन्स पे हमें भी बड़ा एक्शन लेना पड़े उसकी वजह से। देन इसी के लिए यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो ऑफिशियली यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि भाई हम बॉर्डर पर हाई सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इलीगल तरीके से अगर घुसने की कोशिश कर रहा है, स्मगलिंग है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भारत का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में वो बहुत बड़ा बॉर्डर है। जैसे मैं आपको कल भी बताया था, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर
भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे लंबा बॉर्डर जो बांग्लादेश भारत के साथ में शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल के साथ में शेयर करता है। लगभग 2216 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इस 4000 में से वो केवल वेस्ट बंगाल के साथ में शेयर होता है। मैं आपको एक बार जो कुछ फ़ोटो है वो दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये रहा यहाँ पे बांग्लादेश, ये रहा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, ये आप लोग देख पाएंगे दोस्तों। उसके अलावा बांग्लादेश हमारे असम के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, मेघालय के साथ में शेयर करता है, देन त्रिपुरा के साथ में भी शेयर करता है, फिर इधर यहाँ पर दोस्तों मिज़ोरम के साथ में भी शेयर करता है। बाकी एक छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे बर्मा यानी म्यांमार के साथ में लगता है। तो ये है पूरा का पूरा बांग्लादेश जो कि करंट समय पर क्राइसिस से गुजर रहा है। और दोनों देशों के बीच में दोस्तों कई सारे रेल नेटवर्क्स भी हैं, है ना, ट्रेन चलती हैं दोनों देशों के बीच में। तो अभी के लिए उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है कुछ समय के लिए। और जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जो बांग्लादेश के अंदर में माइनॉरिटीज़ हैं उन पे लगातार अटैक हो रहा है, घर प्लस जो शॉप्स हैं उनको भी अटैक किया गया है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ मची है, स्पेशली 97 प्लेसेस के अंदर में ये बताया गया है ना। उसके अलावा जो अवामी लीग है यानी शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी है, शेख हसीना तो देश छोड़कर निकल गई, उनके साथ साथ कुछ लीडर्स भी थे उस अपोजिशन पार्टी के, तो अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि एक क्रिकेटर जो कि सपोर्ट करे, लिटन दास है शायद नाम, जो यहाँ पर अवामी लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका घर जला दिया गया। इस प्रकार का जो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला। ये बात आप समझ गए दोस्तों। और केवल प्रोटेस्ट नहीं, देश में जितने भी लोग हैं दोस्तों, जो ये अभी वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ इसमें ही यहाँ पर पूरे देश में लूट भी मचाई गई, काफ़ी सारा सामान लूटा गया। जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके रेसिडेंस में लोग घर में उनके घुस गए और कई सारा जो सामान है, आपने वीडियोस देखे होंगे, साड़ी, सूटकेस, जो भी मिला सब यहाँ पर लेकर भागने लगे। बाकी जो हिंदूज़ वाली मैंने बात बोली है, माइनॉरिटीज़ वाली बात बोली है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुका हूँ। कल मैंने ये वीडियो अपलोड किया था शाम को, आप चाहें तो उसको एक बार वॉच कर सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोडेड है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आती है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध जो रिलेशंस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत में 2 दिन की विज़िट पर आईं, और उस 2 दिन के विज़िट में कई सारे प्रोजेक्ट डिस्कस हुए और कई सारे डेवलपमेंट्स को लेकर डिस्कशन हुआ। लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर करंट समय पे नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अगर हम भारत और बांग्लादेश के देखें तो ऑब्वियस ही बात है, बांग्लादेश एक समय पर इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। हमारी हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, ये सभी चीज़ें सेम हैं। फिर बात आती है यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइज़ की। तो अगर हम ऐतिहासिक रिलेशनशिप देखते हैं तो बांग्लादेश दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि एक समय पर यह सब भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा होते हुए दोस्तों यहाँ पे एक तो बन गया पाकिस्तान, ठीक है। जब पाकिस्तान बना इंडिया से अलग होकर, तो एक यहाँ पर था वेस्ट पाकिस्तान, और जो आज बांग्लादेश है ना वो था दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान, ध्यान रखिए। तो पाकिस्तान 2 भागों में था, लेकिन यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान था, इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग होंगे, और इसी वजह से एक बड़ी युद्ध हुआ, बड़ा वॉर हुआ, 1971 का लिबरेशन वॉर आपने सुना होगा। तो 1971 का जो लिबरेशन वॉर था उसके बेसिस पर इंडिया ही वो देश था जिसने यहाँ पर लगातार सपोर्ट किया था ईस्ट पाकिस्तान को। उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान था तो उनको सपोर्ट किया ताकि यहाँ पर ये लड़ सकें वेस्ट पाकिस्तान से। और लड़कर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने ये जीत हासिल की और एक नया देश बनकर आया जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से ही टूटकर बना है, वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो करंट समय पर सिचुएशन वापस से डिफरेंट हो चुकी है। कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है, कई सारे लीडर्स का, शेख हसीना के बेटे का कहना है कि ये वापस से पाकिस्तान बनने की साइड में जा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की इस देश को बचाने की, इकॉनमी को रिवाइव किया, एक्सपोर्ट्स बढ़े, नो डाउट दोस्तों एक्सपोर्ट बढ़े हैं, बांग्लादेश की इकॉनमी रिवाइव हुई थी पिछले कुछ समय पर, बट करंट प्रोटेस्ट की वजह से आगे बांग्लादेश की इकॉनमी को बड़ा झटका लग सकता है। तो 1971 में ये देश बनता है बांग्लादेश। भारत ने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया, अपने इंडियन मिलिट्री का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, हमारे कई जवान शहीद हुए इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर में। लेकिन क्या हुआ कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर इसमें विवाद रहे अलग अलग इशू की वजह से, लेकिन जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उसके बाद से दोनों देशों के रिलेशनशिप स्टेबल होने लगे।
कि मैंने जैसा बोला कि दोनों देशों के जो संबंध है वो मजबूत होने कब शुरू हुए, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी 1996 में। उसके बाद गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन हुआ और ऐसे कई सारे और एग्रीमेंट साइन हुए, जहां पे दोनों देशों ने मिलकर फोकस किया कि हम ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिफेंस, हर सेक्टर्स के अंदर में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो कि हुआ। फिर उसके बाद इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज की जब हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है पूरे साउथ एशिया में, ध्यान रखिए। और साल 2022-23 के अंदर में दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड था, दोनों देशों के बीच का जो व्यापार था, वो व्यापार 15.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका था। और अब बांग्लादेश इसमें भारत को हर साल 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया करता था। साल 2022 में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पे फोकस किया कि हम कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे, जिससे व्यापार और बढ़ जाएगा और बांग्लादेश की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो होगी। और अगर बांग्लादेश की तेज़ी से इकॉनमी ग्रो होती, ये ज़रूरी भी था उसके लिए। ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश का जो स्टेटस है 2026 के बाद, कौन सा स्टेटस, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का, कि अभी बांग्लादेश यहाँ पर एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर में आता है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं, तो ये स्टेटस इम्प्रूव होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि सिचुएशन बदल चुकी है। अगर ये स्टेटस बांग्लादेश का हट जाता ना 2026 के बाद, तो इनका मार्केट फ्री हो जाता, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस मिल जाता इनको भारत के मार्केट का। तो फ्री में यहाँ पर ये सामान इंडिया के अंदर में दे सकते थे बिना एक्सपोर्टिंग ड्यूटीज़ के, बिना चार्जेस के। तो व्यापार सस्ता होता, व्यापार में फ़ायदा मिलता। बट करेंटली अब कुछ नहीं कह सकते कि होगा क्या आगे। बाकी धीरे धीरे बांग्लादेश का मेन पर्पज़ ये भी था कि इंडिया के साथ में सीधा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दें, व्यापार ही फ्री होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, ड्यूटीज़ नहीं चार्ज की जाएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री हो जाएगा। ये हमारा मेन टारगेट था। उसके साथ साथ बात आती है दोनों देशों के पावर एंड एनर्जी के मामले में। तो बांग्लादेश दोस्तों भारत से 1160 मेगावाट की एनर्जी यानी पावर इंपोर्ट करता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं दोनों देशों के बीच में, जैसे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट हो गया, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने जब जब बांग्लादेश को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है तब तब सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। या आप देखिए 4 लाइन ऑफ क्रेडिट उधार दिया गया है बांग्लादेश को, लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का, ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। उसके साथ साथ कल्चरल कोऑपरेशन को आप देख सकते हैं एक बार, यानी कि कल्चरली भी दोनों देशों का जो कल्चर है वो दूसरे के साथ में हम एक्सचेंज करते हैं अलग अलग फैसिलिटीज़ के माध्यम से। जैसे इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर एंड इंडियन कल्चरल सेंटर खोले गए हैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर में। वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं आर्ट्स, डांस, लैंग्वेजेस को लेकर, जहाँ पे एक दूसरे देश के जो लोग हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं। इतना नहीं, उसके साथ साथ वहाँ की प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, उनकी जो अभी विज़िट हुई थी इंडिया में, जैसे मैंने आपको बोला, इनके बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, कई सारे एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के बारे में बात की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि मामला करंट समय पर तो पूरा का पूरा बदल चुका है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी को लेकर लंबे समय से डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में। तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था, उसकी बातचीत हो रही थी। ये आपको दोस्तों तीस्ता नदी नज़र आएगी, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बहती हुई आ रही है और आकर सीधा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो तीस्ता नदी दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। दोनों देशों के लिए क्यों ज़रूरी है, पहले ये समझिए। दोनों देशों में तीस्ता नदी से प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलता है। जिस रीजन में ये नदी बहती है उस रीजन की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ में शेख हसीना ने हाल ही में भारत के ऊपर में जोर दिया था कि हम इस मामले को थोड़ा रिजॉल्व करें, जो प्रॉपर पानी है तीस्ता नदी का वो बांग्लादेश में भी पहुँचाया जाए। सारा पानी हम यहाँ पे अपनी तरफ यूज़ ना कर लें, यानी कि इस नदी का जो पानी है वो इक्वली शेयर हो सके, स्पेशली ड्राई सीजन में। ये यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे थे। लेकिन दोस्तों 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ढाका गए, यानी बांग्लादेश की कैपिटल पहुँचे, वहाँ पे साथ ही साथ में ममता बनर्जी भी थी और यहाँ पे एक अच्छा सोल्यूशन के बारे में बात की गई थी। इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी कोई ज़्यादा प्रॉपर डिस्कशन हुए नहीं थे। लेकिन अभी के समय पर इस मामले को रिज़ॉल्व करने के लिए बातचीत चल रही थी। मामला रिजॉल्व होने ही वाला था, बट करंट समय पर अब ये सब कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से हम आगे का कुछ नहीं बता सकते कि क्या होगा। समझ गए? तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्जामिनेशन में स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इसी तरीके से पढ़ना है, केवल आर्टिकल पढ़ के काम नहीं होगा। आर्टिकल के साथ साथ प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा और नोट्स हाथों हाथ तैयार करना है।
और ये सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको कंपाइल करके दे दी जाती हैं एक पेड ग्रुप में। अगर आप चाहो तो हमारे एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे आपको उस ग्रुप में मिलने वाले हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पर डेली बेसिस पे इन सभी नोट्स को कंपाइल करके उसका प्रिंटेबल फॉर्म का PDF बनाकर दिया जाता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। प्लस इस ग्रुप को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है एक ही ग्रुप में। इधर उधर PDF इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स की है। तो एक ही जगह पे सारा कंटेंट है, डेट वाइज पड़ा है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। कुछ लिखने की दिक्कत खत्म हो जाती है, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। और टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, यही एक सबसे बड़ी की है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में सक्सेस को पाने की। तो आपका टाइम प्रॉपर मैनेज होगा, नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। किसी दिन आप पढ़ना भूल गए या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, डिस्कशन नहीं हो पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन नोट्स डेली अपलोड हो रहे हैं दोस्तों पिछले 2 साल से ग्रुप के अंदर में। तो अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो पुराने डेटा भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। नाउ ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दोस्तों डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यार मेक श्योर ये किया करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है यार। साथ ही साथ में 6 लाख सब्सक्राइबर्स का भी एक बहुत बड़ा टारगेट हमने सेट कर रखा है। 5,49,000 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो से हेल्प होती है, कुछ नई जानकारी जानने को मिलती है, एग्ज़ाम में हेल्प होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है आज के समय पर, तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आज के अखबार में भी हैं। ये आपके सामने एक और आर्टिकल नज़र आएगा, पेज नंबर 5, 14, 8 सभी जगह पे चर्चाएं, एडिटोरियल भी है आज। रिलेशन तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। एक अपडेट और सुन लीजिए दोस्तों। आर्टिकल में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो मामला अभी निकल कर आया कि करंट समय पर कोई सरकार ही नहीं है वहाँ पे, तो इसके बेसिस पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उन्होंने बोला है कि यूनुस कौन है, नोबल पीस प्राइज़ लॉरेट हैं, नाम है मोहम्मद यूनुस। तो इनको यहाँ पे बोला गया है कि इनको इंतरिम सरकार सौंपी जाए, ये चलाएंगे इंतरिम सरकार। ये प्रोटेस्टर्स की डिमांड है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं। बाकी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये चीज़ें भी ऐड की गई हैं कि जो भी बांग्लादेश के अंदर में ओपोजिशन पार्टी है, एक तो थी अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, वो तो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं बांग्लादेश वाले इस समय पर। तो उस पार्टी के अलावा जितनी भी ओपोजिशन पार्टी हैं बांग्लादेश में करेंटली, उनको, उनके लीडर्स को जेल से छोड़ दिया गया है। यहाँ पे बात हो रही है BNP पार्टी की दोस्तों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये प्रो पाकिस्तान पार्टी है। इसकी चेयरपर्सन खालिदा जिया छोड़ दी गई हैं जेल से। उसके अलावा कई सारे और भी जो लीडर्स हैं उनको भी छोड़ दिया गया है जेल से। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर था उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे कल मंगलवार को हमारे यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने बांग्लादेश को लेकर अपने कंसर्न्स, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। और स्पेशली सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की है माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक को लेकर, क्योंकि आर्टिकल में ही बोला जा रहा है दोस्तों, कई बिजनेसेस, कई घर जो हिंदूज़ या माइनॉरिटी कम्युनिटी ओन करती हैं बांग्लादेश में, रिपोर्टेडली यहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। उसके अलावा यहाँ पे शेख हसीना की बात हो रही थी कि भाई वो एसाइलम लेने की बात कर रही है यूके में, बट यूके ने अभी तक एसाइलम इनका एक्सेप्ट किया नहीं, इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है। तो ये कुछ और दूसरे ऑप्शंस पे भी फोकस कर रहे हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, कि क्या पता यहाँ पर एसाइलम मिल जाए, यहाँ पर वो शरण ले सकें। ठीक है, आगे आते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है, स्पेशली आप GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इशू किए हैं फॉर द ऑर्गन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देखिए भारत के अंदर में या दुनिया भर में एक ट्रांसप्लांटेशन होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी अंग दान किया जाता है। ठीक है, अब अंग दान कौन कर सकता है? एक लिविंग पर्सन, जो जीवित व्यक्ति है, वो भी अंग दान कर सकता है ना, किडनीज़ वगैरह ये सब चीज़ें दान की जाती हैं। उसके अलावा एक इंसान जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके परिवार वाले अपने अप्रूवल से यहाँ पर
उस व्यक्ति का यहाँ पे जो अंग है वो भी डोनेट कर सकते हैं, स्पेशली हार्ट वगैरह जैसी चीज़ें हैं वो भी डोनेट की जा सकती हैं, स्पेशली जो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली कंसेंट ज़रूरी है। तो ये ऑर्गन डोनेशन तो होता है, लेकिन डोनेशन के बाद में दोस्तों कई बार ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल के अंदर में या किसी एक जगह पर यहाँ पे ऑर्गन निकाला गया और दूसरी जगह दूर ले जाके यहाँ पर उसको डोनेट करना है, दूसरी जगह पे जाके उसको यूज़ है, उसका इस्तेमाल है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी चीज़ में रख के। तो उसी के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और इसमें यह बोला है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा स्पेशली ह्यूमन ऑर्गन्स का, उस पर हम फोकस करेंगे। उसके लिए आपके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे आपने फोकस रखना होगा कि भाई इसका कोई भी इलीगल ट्रेड ना हो, क्योंकि अगर अवैध व्यापार होने लगा या काला बाजारी होने लगी ह्यूमन ऑर्गन्स की तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिनेरियो हमारे सामने निकल कर आएगा प्रॉब्लम का। तो वही बोला गया है कि यहाँ पे हम हर एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं। अब ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। आपके नॉन कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया, एयर एम्बुलेंस हो गया, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जो बॉक्स होगा जिसमें ऑर्गन रखे होंगे उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीन किया जाएगा, लेकिन बिना खोले स्क्रीन होगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि भाई ये जो ऑर्गन बॉक्स है इसको हमेशा जहाँ पे भी होगा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो प्रॉपर प्रायोरिटी देने के बाद में इसको जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। ये कुछ यहाँ पे गाइडलाइन सरकार ने दी। अब जो भी यहाँ पे दोस्तों ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं हमारे देश में, उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर कानून है हमारे पास में। वो कानून आपके सामने लिखा हुआ है, उसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज़ एक्ट 1994। इस वाले लॉ ने यहाँ पे अलाउ कर रखा है कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जो ऑर्गन्स हैं उनको निकाल कर, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसकी मर्जी से ही, जब वो दान करेगा तभी, तो कोई जीवित व्यक्ति यहाँ पे दान कर सकता है या कोई डेड पर्सन है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके फैमिली मेम्बर्स उस डेड बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट भी कर सकते हैं इन लॉज के हिसाब से। समझ गए? क्लियर हो गया? ये आपको जो भी नॉर्म्स हैं वो समझ में आए। लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो पूछा जाएगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, भारत में क्या स्थिति है, दुनिया में क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारे पास में लॉज क्या हैं, कोई पर्टिकुलर बॉडी है तो वो कैसे काम करती है। ये बेसिक फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू तक पूछे जा सकते हैं। कैसे तैयार करना है आइए बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर नोट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया के बारे में। देखो हाल ही की एक खबर है, वो भी मैं मिला के आपको समझा रहा हूँ। हुआ ये कि जो ऑर्गन डोनेशंस होते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा शॉर्टेज भी हुआ, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई। और आज ये दुनिया में देखने को मिलता है, यानी ये जो ऑर्गन्स चाहिए, जिनको ये अंग की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की लाइन हज़ारों में है और ऑर्गन डोनेट करने वाले यहाँ पर उनकी लाइन 100 में है या 100 से भी कम लोग हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, और जिनको ज़रूरत है उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। समझ गए? ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी इस वाले नियम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये नियम क्या बोलता है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत में ऑर्गन डोनेशन का स्टेटस क्या है, उसका सिनेरियो क्या है। देखिए इंडिया में ऑर्गन्स की जो डिमांड है लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है यानी कि लोग जो डोनेट करना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा शॉर्टेज है। बताया जाता है 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स, ऐसे मरीज हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई आके अपना अंग देगा। लेकिन ऑर्गन डोनर जो हैं स्पेशली आज के समय पर वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डोनेशन इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। और इसी वजह से डोनेशन पूरा ना होने की वजह से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ऑर्गन नहीं मिल पाता। ऑर्गन ना मिलने की वजह से दोस्तों हर रोज़ 20 लोगों की जान जा रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पहला सिनेरियो तो ये हुआ। दूसरा समझिए कि भाई यहाँ पे जो डोनर नंबर है वो बढ़ तो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे जो अंग दान कर रहे हैं लोग उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है बढ़ने का वो बहुत स्लो है, बहुत धीमी गति से यहाँ पे बढ़ रहा है। साल 2014 में 6,916 डोनर्स थे, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2022 में दोस्तों ये 16,041 डोनर्स थे जिन्होंने यहाँ पर अंगदान किया है। लेकिन ये जो रेट है बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस में लोग हैं जिनको अंग चाहिए और यहाँ पे थाउजेंड्स में लोग हैं जो अंगदान कर रहे हैं। समझ गए? एक बड़ा गैप। फिर तीसरा यहाँ पे सिनेरियो बोलता है कि डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट। देखिए जो इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, उसके भी अंगदान हो सकते हैं, लेकिन भारत में यहाँ पर इसमें और ज़्यादा पीछे हैं हम। लेकिन कुछ देश हैं दुनिया में ऐसे, जैसे स्पेन है, यूएस है, यहाँ पर डोनेशन रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्पेन की बात करेंगे तो
हर 1 मिलियन पॉपुलेशन में 30 से 50 के आसपास डोनर्स हैं जो अंगदान कर रहे हैं, बट वो सिनेरियो इंडिया जैसे देश में नहीं है और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो लिविंग डोनर हैं इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल करंट समय पर नज़र आता है। सबसे ज़्यादा लिविंग डोनर्स यानी जो जीवित लोग हैं जो अंगदान कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर में 85% जो डोनर्स हैं वो लिविंग हैं, ठीक है। हालांकि जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन यानी कि एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तब उसका जो कोई अंग दान किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान की मृत्यु हो गई है तो उसके किडनी, लीवर, हार्ट जैसी चीज़ें डोनेट की जा सकती हैं, बट ये इंडिया में प्रोसेस बहुत कम है या ना के बराबर है। फिर बात आती है रीजनल डिस्पैरिटीज़ की। अब इंडिया में कहीं पर डोनेशन तो अच्छा हो रहा है, कहीं पर डोनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, तो रीजन्स यानी स्टेट्स के बीच में कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र, ये वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर एक डेड बॉडी का जो ऑर्गन डोनेशन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ये प्रोमिनेंट रीजन्स हैं जहां पर लिविंग डोनर के नंबर भी सबसे ज़्यादा हैं। तो यही वो स्टेट्स है जहां पर सबसे ज़्यादा अंगदान हो रहा है भारत में, बाकी जगह पर ना के बराबर है या बहुत कम है। फिर अब जब बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन की, तो सबसे ज़्यादा जो अंगदान होता है या लोगों की ज़रूरत होती है वो होती है किडनी की। तो इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके डिमांड और सप्लाई में गैप बहुत बड़ा है। कहने का मतलब है हर साल लगभग 2 लाख किडनी की ज़रूरत होती है लोगों की डिमांड पूरा करने के लिए, लेकिन डिमांड पूरी होती कितनी है? केवल 10,000, केवल हर साल 10,000 ये ट्रांसप्लांट्स हो पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर सिनेरियो है भारत का। नाउ यहीं पर एक और चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, बताइए ऑर्गन डोनेशन में कौन कौन से चैलेंजेस यानी कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने नज़र आती हैं। सबसे पहली चुनौती है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमारे पास में करंट समय पर ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है या प्रॉपर एजुकेशन नहीं है मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच में भी, तो इस चक्कर में जो लोग हैं वो डोनेशन करते ही नहीं हैं। फिर दूसरा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे वो है फैमिली कंसेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जब एक पर्टिकुलर इंसान की जान चली जाती है तो उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गन उसके डोनेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहीं पर दोस्तों बहुत सारे इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, है ना, जिसके बेसिस पे जो फैमिली है वो यहाँ पर एक डेड बॉडी की ऑर्गन्स को डोनेट नहीं करना चाहती है। फिर ऐसे यहाँ पर एक और चैलेंज है ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड ब्लैक मार्केट। वेरी वेरी सीरियस चैलेंज। यहाँ पर यह बोला जाता है कि अगर मान लो इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो कि काफ़ी सारी जगह पर हो रही है, अगर मान लो ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर काला बाजारी शुरू हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए जो कि देखने को मिलता है। और मान लो फिर उसके बाद ये तो क्राइम शुरू हो जाएगा, काला बाजारी इन सब ऑर्गन्स की चलेगी तो लोग मारना शुरू कर देंगे इन अंग को ट्रेड करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर है मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। भाई डोनर और रिसिपेंट के गैप के बीच में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये भी तो होना चाहिए भाई जो यहाँ पे ऑर्गन्स को रिसीव करेगा, जो जिसको किसी अंग की ज़रूरत है, उसके बॉडी में जो अंग देगा उसका अंग मैच भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैचिंग सूटेबिलिटी का भी एक पर्टिकुलर इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, न्यूज़ आर्टिकल भी छपा है। हमारे पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना या ट्रांसप्लांटेशन करना या ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग बहुत सारे प्रकार के जो इश्यूज़ हैं वो फेस करते हैं। समझ गए? चलिए अब दोस्तों यहाँ पे जब भी ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो एक बॉडी को ज़रूर से पढ़ के जाना, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बन जाएगा। उस बॉडी का नाम है नोटो। नोटो की फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नोटो जो बॉडी है दोस्तों, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर सेटअप किया गया है। इसका मेन काम क्या है? जितनी भी यहाँ पर ऑर्गन्स को लेकर रजिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोक्योरमेंट है, इन सब एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम इसी पर्टिकुलर नोटो से होता है। अगर आप अंग दान करना भी चाहते हैं तो नोटो की वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्टर करवाना होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। वही मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल ही नहीं पढ़ना, पीछे का डेटा भी आपने स्टोर करके चलना है दिमाग में, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। आगे आते हैं ना दोस्तों, अगला आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात हो रही है? एक स्टडी पब्लिश हुई है, उस स्टडी में बोला गया है जुडिशियस यूज़ ऑफ सुक्रालोस एज अ शुगर सब्सटीट्यूट हेल्प डायबिटिक्स। कहने का मतलब है हम लोग जो सुक्रालोस की बात कर रहे हैं ना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुक्रालोस क्या है? ये एक प्रकार का दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर है। हम लोग चीनी खाते हैं, चीनी का ही एक सब्सटीट्यूट है आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखो चीनी में सबसे बुरी बात क्या है?
सबसे बुरी बात यहाँ पर यह है कि ये ना रिफाइंड शुगर है। चीनी बनती कैसे, गन्ने से बनती है, लेकिन इसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेसिंग, बहुत सारी रिफाइनिंग की जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ये कोई हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है हमारे लिए। ये केवल आपके बॉडी में, आपके डाइट में कैलोरीज़ को बढ़ाएगा। अगर आप चीनी कंज्यूम कर रहे हैं तो कैलोरीज बढ़ेंगी, वेट गेन होगा, आप लेथार्जिक फील करेंगे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आलसीपन लगेगा, थकान सी लगेगी। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि ये जो वाइट शुगर होती है ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और कोई इंसान अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसके लिए और ज़्यादा सिनेरियो ख़राब हो जाता है, उस इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है। समझ गए? तो आजकल ये केस ज़्यादा है और इस ट्रेंड को देखते हुए लोग ना चीनी के सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, यार वाइट शुगर की जगह कुछ और ना अपना लें हम। और उसके लिए यहाँ पर शुगर फ्री जैसी चीज़ें कई सारी हैं मार्केट में, स्टीविया है, शुगर फ्री गोली वगैरह जो भी चीज़ें आ रही हैं करंट समय पर। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है ना, इसको भी केमिकली बनाया जाता है, लेकिन ये चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा। लेकिन ये आपके बॉडी में कैलोरीज इनटेक को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि चीनी जितना नुकसानदायक नहीं है, ये हमारी स्टडी ने प्रूव किया है। और इसी आर्टिफिशियल स्वीटनर में एक सबसे बड़ा आर्टिफिशियल स्वीटनर आता है सुक्रालोज। तो सुक्रालोज को आप एज अ चीनी का सब्स्टिट्यूट, यानी कि चीनी की जगह सुक्रालोज इस्तेमाल करें, और इससे यहाँ पर जो पेशेंट डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं उनको हेल्प मिल सकती है या उनकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। अब क्या क्या बोला जा रहा है और कैसे स्टडी की गई है, आइए थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हाल ही की एक स्टडी है जो इंडिया से निकल कर आई है, जहाँ पे रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को चुना, लगभग 210 लोगों को लिया और उनके चीनी को रिप्लेस कर दिया सुक्रालोज से, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर से। अब वो इंसान यहाँ पर कॉफ़ी पीता है, चाय पीता है, पहले चीनी मिला रहा था, अब उसकी जगह सुक्रालोज का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब उसने सुक्रालोज का इस्तेमाल किया तो उससे उसके बॉडी में इंप्रूवमेंट्स आए, है ना। उसका जो बॉडी मास इंडेक्स वगैरह है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, बॉडी वेट के अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आया, तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट था। डायबिटीज़ में यहाँ पर ये थोड़ा सा कारीगर साबित हुआ स्वीटनर, ये यहाँ पर बोला गया। तो ये जो स्टडी है ना, पहले भी कई सारी स्टडी पब्लिश हो चुकी हैं जहाँ पे बोला जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं दोस्तों, तो लोगों को काफ़ी टेंशन रहती है। तो देखिए दोस्तों, हर चीज़ के फ़ायदे भी नुकसान भी है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के वैसे नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। थोड़े समय के लिए कंज्यूम करेंगे तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे स्टडी ने ये बता दिया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर आप ले रहे हैं तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्मनेस आपको नहीं नज़र आएगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक लोगों को टेंशन थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि भाई बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिलती है आर्टिफिशियल स्वीटनर के ख़िलाफ़ में। तो क्या वो नेगेटिविटी सही है, स्वीटनर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वीटनर तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है चीनी से भी, तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो टेंशन है वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टडीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर ये सभी डेटा हमारे सामने रखा। अब दोस्तों क्या करना है, ये आर्टिकल आपको सीधा एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, कभी भी हेल्प नहीं करेगा, सही बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन होना, जैसे एक बार एस्पार्टेम को लेकर सवाल पूछ लिया था यूपीएससी ने साल 2011 में। अब एस्पार्टेम क्या है, वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते क्या हैं, इनके पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं, फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उन कंसर्निंग सिचुएशन क्या है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, ये ऑफिशियल डेटा पता होना चाहिए। आइए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर ये सभी डेटा लिखा हुआ है। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन की है पिछले कुछ समय में। लोग यहाँ पे जो कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, चाहते हैं कि भाई मैं ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम ना करूँ, तो लो कैलोरी ऑप्शन चुन लेते हैं। भाई चाय कॉफ़ी सब पिएं लेकिन यहाँ पर चीनी ना जाए, तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर चुना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कुछ स्टडीज़ और भी पब्लिश हुई थी जहाँ पे बोला गया कि अगर आप लंबे समय तक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे यहाँ पर वेट लॉस भी हो सकता है। मतलब ऐसी बात हो रही थी वेट लॉस या हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ रिस्क हैं वो हो सकते हैं। इसको लेकर कुछ चिंताएं अभी के समय पर देखने को मिली। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये बोला, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये थोड़े समय के लिए तो ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक लेंगे तो नुकसानदायक हो सकता है। क्वेश्चन यह है कि सर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते क्या हैं? शुगर का सब्सटीट्यूट ही होता है, यानी शुगर का ऑल्टरनेटिव होता है। समझ गए? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर को भी केमिकली तैयार किया जाता है, ध्यान रखिए, और इसका भी जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। अब मीठा तो है ये, लेकिन इसमें कोई कैलोरी कंटेंट है नहीं। तो जो हमारी नॉर्मल शुगर होती है, वाइट चीनी होती है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बट इसमें यहाँ पर कोई कैलोरी है नहीं। समझ गए?
तो इसका मतलब कई सारे जो फूड्स हैं, खाना है, ड्रिंक्स हैं, डाइट सोडा आपको देखने को मिल रहा है, कोला डाइट, इस तरीके के डाइट ड्रिंक्स आने लगे हैं, शुगर फ्री डेजर्ट्स हैं, लो कैलोरी स्नैक्स आते हैं, उन सब में इन्हीं आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ होता है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के कई बड़े एग्जाम्पल हैं मार्केट में, जैसे सेक्रेन आता है, एस्पार्टेम आता है, उसके अलावा यहाँ पर है एसोसुल्फेम, पोटेशियम है, सुक्रालोस है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, न्योटेम है, एडवेंटेम है। ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स करंट समय पर नजर आएंगे। क्वेश्चन यह है इनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे आपका वेट मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नॉन कैलोरिक है और शुगर का सब्स्टिट्यूट है, तो कोई डायबिटीज़ ऐसी चीज़ें नहीं होगी, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएंगी, आपके पास में बढ़िया ऑप्शन होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कैलोरीज वगैरह मेंटेन हो पाएंगी। लेकिन ये इसके फ़ायदों के साथ साथ दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर के कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पैक्ट यहाँ पर यह है कि देखिए, इसको लेकर ना कई बार कंट्रोवर्सीज रह गई हैं लंबे समय तक। लंबे समय से कंट्रोवर्सीज ये हैं क्योंकि कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं ठीक है, लेकिन कुछ स्टडीज़ यहाँ पर ये भी बोलती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। जैसे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक बार मेटाबॉलिज्म ख़राब हुआ तो दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद वेट गेन होना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बोला ना कि कंट्रोवर्शियल स्टडीज़ हैं, कोई ज़्यादा इस पर कन्फर्मिटी नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पर डाइजेस्टिव इश्यूज़ की। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करके उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लोटिंग होने लगती है, गैस बनने लगती है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो इसके ये कुछ कंसर्निंग सिचुएशन है। लेकिन सवाल यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या बोलती है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो WHO ने यहाँ पे दोस्तों एडवाइस दी है कि भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि वेट को कंट्रोल करने के लिए, बीमारी कम करने के लिए, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर से ना ही आपका वज़न कम होगा या वज़न कंट्रोल होगा या कोई बीमारी ठीक होगी, ऐसा यहाँ पे मत समझिए। बीमारी वगैरह इससे ठीक नहीं होगी, आप किसी बीमारी के लिए मत लीजिए इसे। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा कैलोरी को मेंटेन कर पाएंगे, है ना, आपका बॉडी मास इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले रहे हैं तो लंबे समय तक लेने के बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तो वो मीठा ही, तो आने वाले समय पर यहाँ पर वेट गेन हो सकता है लंबे समय तक। फिर कुछ स्टडीज़ ने यहाँ पर ये भी बोला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का एक खतरनाक कनेक्शन हो सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर से ब्लैडर कैंसर हो सकता है, या फिर प्रेग्नेंट वेमेन में प्री टर्म बर्थ हो सकता है, यानी कि जो बच्चे का जन्म है वो समय से पहले हो सकता है। तो समय से पहले होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसी तरीके से बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी नज़र आएंगी। फिर ये भी बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का अगर आप हायर इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली कई सारे आजकल मार्केट में फूड आ चुके हैं ना, तो अगर वैसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, प्लस स्ट्रोक या हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो WHO के आधार पर अगर हम इसके रिकमेंडेशन देखें, यानी WHO ने क्या बोला, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको ये करना चाहिए कि पूरी तरह से इन स्वीटनर पर डिपेंडेंट मत हो जाए। देखो, इंडिया में ये होता है, आप एक चीज़ डाइट फॉलो करो तो एक ही फॉलो करते रहोगे, बीच में टूट गई तो फिर यहाँ पे जंक ही शुरू कर दोगे, ऐसा रहता है ना सिनेरियो। तो यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि आप पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट ना रहें, प्लस दूसरे मेथड्स को भी अपनाएं। मार्केट में नेचुरल शुगर्स होती हैं, आप उनको कंज्यूम करें। कुछ चीनी हमें फ्रूट से भी मिलती हैं, है ना, तो वो वाले ऑप्शन अपनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिफिशियल स्वीटनर का, वो है डाइट कोला, है ना। कोलाज वगैरह आ रहे हैं कैन में, जिसके ऊपर बस खाली डाइट लिख दिया जाता है, लोग कंज्यूम कर लेते हैं कि अरे यार कहाँ, इसमें कोई भी कैलोरी नहीं है, ज़ीरो कैलोरी है, इस तरीके से यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बता दूं, वो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है और वो आर्टिफिशियल स्वीटनर चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठा है। तो इंटेंस स्वीटनेस की वजह से आपके टेस्ट में बदलाव आ सकता है। आपको थोड़े समय बाद नॉर्मल चीनी भी यहाँ पर फीकी लगने लगेगी, वो इतना ज़्यादा मीठा होता है। और फिर जब नॉर्मल चीनी यहाँ पर फीकी लगने लगेगी, आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, स्पेशली शुगरी फूड्स के लिए, तब आप आर्टिफिशियल को अपनाएंगे। और सबसे ज़्यादा अटेंशन दे एराइथ्राइटोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल आपको पता होगा एराइथ्राइटोल चर्चा में था। एराइथ्राइटोल भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लेकिन इससे बहुत सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करें, लेकिन एराइथ्राइटोल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ये यहाँ पर पिछले साल की रिपोर्ट्स ऑलरेडी बताती हैं। आई होप आपको अच्छे से पता चल चुका है और इसके बारे में हर एक डेटा आपको पता चल चुका है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। देन एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आती है, स्पेशली यहाँ पे हम इसको GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। कई सारे लोग ये आर्टिकल छोड़ने वाले हैं, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग सेबी।
तो बात हो रही है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ रिलैक्सिंग नॉर्म्स को प्रपोज किया है, यानी जो नियम है थोड़े बहुत यहाँ पर उसको कह सकते हैं कि हल्का किया गया है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए। देखिए, सेबी वो बॉडी है जो हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। जो आपका शेयर बाज़ार है उसको कंट्रोल करने का काम हमारे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में है। तो एक रेलिवेंट बॉडी है, और भी कई सारे यहाँ पर इसके पावर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर में, उनको रजिस्टर करना पड़ता है। आजकल यहाँ पे सब ऑनलाइन ही हो रहा है। डीमैट अकाउंट आपने खुलवाना पड़ता है, जिसको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं। उसके बेसिस पे आप स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो सब कुछ रेगुलेशन सेबी के माध्यम से किया जाता है। पर्टिकुलर कोई कंपनी है उसको सेबी में अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। सिंपल है। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, जो एडवाइस देने का काम करते हैं, भाई यहाँ पर आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बढ़िया रिटर्न मिलेगा, तो उनके लिए जो गाइडलाइंस हुआ करती हैं उनको थोड़ा सा और आसान कर दिया गया, जिस वजह से मामला चर्चाओं में आया। अब एग्जामिनेशन में ये तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडलाइन किसने इसी की है। देखो यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई क्वेश्चन बना तो सेबी के बारे में ज़रूर बन जाएगा। सेबी कौन सी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के माध्यम से बनाई गई, ये है बेसिक क्वेश्चन। चलिए बताता हूँ। तो यह है आपके सामने डेटा रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, सेबी एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी कौन सी बॉडीज़ होती हैं? वो बॉडीज़ जिनको किसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से नहीं बनाया गया है। ठीक है। अब देखो, मान लो एक होती है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। स्टैचुरी बॉडी जिसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, कानून के माध्यम से। मैंने क्या बोल दिया, एक्ट के माध्यम से नहीं बनाया जाता है? नहीं, एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, उसको हम स्टैचुरी बॉडी बोलते हैं। तो इसको बनाया गया था 1992 में। वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से बनाया गया? तो उस एक्ट का नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। उसी के आधार पर सेबी बनकर आया। और सेबी के बेसिक फंक्शंस क्या हैं दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनका जो भी यहाँ पर बेसिकली राइट्स हैं उनका ध्यान रखना। बाकी सेबी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर में है, और सेबी के कुछ रीजनल ऑफिसेस भी हैं। जैसे एक ऑफिस इसका अहमदाबाद में है, दूसरा कोलकाता में है, तीसरा चेन्नई में है, और चौथा दिल्ली में है। फिर बात आती है इसके बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि ये बॉडी बनाई कैसे गई। शुरू से ही ये बॉडी है या इससे पहले कोई और बॉडी हुआ करती? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सेबी जो है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन इससे पहले एक दूसरी बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना कहीं पे। तो जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज है, यही एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हुआ करती थी। इसी के पास में पहले सारी पावर्स हुआ करती थी, और इसको पावर किस माध्यम से दिया गया था? कैपिटल इशू एक्ट 1947 के माध्यम से। तो पहले ये यहाँ पर इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करता था। बाद में सेबी आया 1988 में दोस्तों, सेबी को तैयार कर लिया गया और सेबी को रेगुलेटर बना दिया गया पूरे कैपिटल मार्केट का। और ये सब कुछ यहाँ पर भारत सरकार के रेजोल्यूशन के तहत हुआ। तो स्टार्टिंग में जब सेबी बनाई गई तो स्टार्टिंग में तो वो नॉन स्टैचुरी बॉडी थी, यानी उसके पास में कोई स्टैचुरी पावर्स नहीं थी। धीरे धीरे यहाँ पर उसको एक एक्ट के माध्यम से स्टैचुरी बॉडी का दर्जा दिया, कुछ ऑटोनोमस पावर दे दी गई, यानी वो खुद से अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। और ध्यान रखिए, सेबी को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है, और उस बोर्ड में कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे एक चेयरमैन हो गए, बाकी कुछ और होल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेबी कई सारी कमिटीज़ को अपॉइंट करता है जब जब ज़रूरत पड़ती है किसी इश्यूज़ को देखने की। उसके साथ साथ एक और रेलिवेंट फैक्ट वो यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि एक अपीलेट ट्राइब्यूनल तैयार होता है, जिसको बोलते हैं SAT, दैट इज सिक्योरिटीज़ एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होता है? कोर्ट की तरह यहाँ पर ये बॉडी होती है जिसमें सिविल कोर्ट्स की पावर होती है, कोर्ट की तरह वर्क करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेबी के बाद हमने इस तरह का सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाया। इसको बनाने के पीछे का रीज़न क्या था? मान लो सेबी ने कोई डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन से कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, गुस्से में है या परेशानियाँ हो रही हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? अपने राइट्स को प्रोटेक्शन देने के बारे में या प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने हक की बात करने के लिए कहाँ पे जाएगा? तो वो यहाँ पर इसी ट्राइब्यूनल में जाएगा। और जो यहाँ पर ये सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, 2 मेंबर्स होंगे। वो उस केस को सुनेंगे, उस कंपनी के केस को, और इनके पास में जैसे मैंने बोला सिविल कोर्ट की पावर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस केस को सुनेंगे, कंपनी को न्याय देने का काम करेंगे। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति का केस यहाँ पे इस कंपनी ने देखा, और वो इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से भी खुश नहीं है, तो क्या कर सकता है?
तो इस डिसीजन से भी अगर खुश नहीं है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है इस मैटर को, बाकी बाद में वो सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल कर लेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर हमारे सेबी के बारे में, इसके डेटा के बारे में। तो एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों कल न्यूज़पेपर में हमारा ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट आज ज़रूर से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कुछ डिटेल्स अपने पास में। देखो होता यह है, कुछ कुछ आर्टिकल होते ऐसे हैं जिसकी डिटेल ना तुरंत नहीं मिल पाती है, थोड़े समय बाद यहाँ पर उसकी डिटेल मिल पाती है। जैसे एक आर्टिकल यह है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक गाँव की, जो हमारी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर में। वहाँ पे एक गाँव है, तो वहाँ पे गाँव में एक पेड़ हुआ करता था। वो जो पेड़ है वो लगभग 100 साल पुराना था। तो उस 100 साल पुराने पेड़ की अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ये पेड़ यहाँ पे ख़त्म सा हो चुका है, जो आप फोटो देख पा रहे हैं। इस पेड़ का नाम है इंडियन साइरस ट्री। तो ये कोलैप्स कर गया है, जिस वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा दुख भी देखने को मिला, और इसी वजह से इंडियन साइरस ट्री चर्चाओं में है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंडियन साइरस ट्री के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अब वो क्वेश्चन बना तो आप कैसे हैंडल करेंगे, चलिए ये बताता हूँ। तो न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 100 साल पुराने पेड़ की यहाँ पर डेथ हो गई, जिस वजह से लोग में या फिर गांव के अंदर में एक बहुत बड़ा दुख देखने को मिला कि यार वो पेड़ इतना पुराना हो चुका था, लोगों के रूट्स जुड़े हुए थे उस पेड़ के साथ में, वो पेड़ ख़त्म सा हो चुका है। नाउ ये जो इंडियन साइरस ट्री है, इसको हम कई बार एल्बिजिया लेबेक के नाम से भी जानते हैं। एक ट्रॉपिकल ट्री है जो भारत और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात दोस्तों, ये जो पेड़ है ये फेबिकई फैमिली से बिलोंग करता है, एक प्रकार का डेसिडियस ट्री है। इसके कई सारे यूजेस देखने को मिलते हैं। इस पेड़ को लगाने के लिए आपको एक वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, या किसी भी प्रकार की जो मिट्टी है, कोई भी प्रकार का सॉइल टाइप है, चाहे वो क्ले हो, लोमी सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, किसी प्रकार की मिट्टी में यहाँ पर इसको हम उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर पेड़ के अपने आप में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, वो फीचर ध्यान रखिए। जैसे ये वाला जो पेड़ है ना, इसकी मैक्सिमम हाइट 15 से 20 मीटर के आसपास हो सकती है। लंबा चौड़ा फैलावे में यहाँ पर ये ग्रो करता है, और कई बार हम देखते हैं ये पेड़ बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे होता है ना पेड़ टेढ़ा मेढ़ा निकलता है ऊपर की साइड में, ये बिल्कुल सीधा सीधा जाता है ना। फिर उसके बाद में इसके जो पत्ते वगैरह हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर इसके पत्ते देखने को मिल जाते हैं, इतने लंबे पत्ते होते हैं। फिर बाद में बताया जाता है कि इसकी जो ब्रांचिंग पैटर्न्स, जो टहनियाँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घनी होती हैं और चारों तरफ यहाँ पर फैली हुई होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है, कोई बहुत ऊपर उठ रही है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। और काफ़ी सुंदर फूल इस पेड़ पे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, और लगातार जो फूल होते हैं वो गुच्छे में बनकर आते हैं। फिर बात आती है इसके इकोलॉजिकल रोल की। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से ये पेड़ का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो भाई ये पेड़ पौधे तो ज़रूरी हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा एक स्पेशल फीचर है। ये वाला जो पेड़ है ना, ये नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको फिक्स करने की ताकत रखता है। हमारे मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने की ताकत रखता है। कैसे? क्योंकि इसका पेड़ का जो जड़ होता है, इतने लंबे समय तक 100 साल तक पेड़ टिक रहा है, तो यानी कि उसकी जड़ अंदर गहराई तक फैली हुई है, और जड़ बहुत घनी होती है, बहुत मजबूत होती है, और वो उस जड़ क्या करती है, मिट्टी को जकड़ के रखती है आपस में। तो उससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी ऊपर की जो बह जाती है, निकल जाती है दोस्तों, उसको कंट्रोल करके रखता है यहाँ पर ये पेड़। ये है इसका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। पूरे गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर शोक मनाते रहे इस पेड़ के ख़त्म होने की वजह से। चलिए करते हैं अपने इस वाले आर्टिकल को भी ख़त्म, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, चलेंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए दो एडिटोरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल आपके सामने स्क्रीन पर है, दूसरा एडिटोरियल यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर है, बट वो बांग्लादेश वाला आर्टिकल ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर वही चीज़ें पढ़नी है बस। अदरवाइज़ ये वाला जो एडिटोरियल है दोस्तों, इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। दो राइटर हैं इनका, एक का नाम है राहुल आलूवालिया और दूसरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हर्षित रखेजा। दोनों ने मिलकर यहाँ पर आर्टिकल पे फोकस किया है कि आखिरकार हम किस तरीके से 30 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुँच पाएंगे। हमारे बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जीडीपी में ग्रोथ पानी है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा, ठीक है। और स्पेशल चीज़ों में खासकर इन्होंने जोर दिया है प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर में, जैसा दूसरी कंट्रीज़ कर चुकी हैं, ताइवान, जापान, वियतनाम, वैसे ही यहाँ पर हम भी कुछ चीज़ें अपना सकते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा वैल्यू दिया जाए और बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाए। खैर सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि राइटर क्या क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल में। तो चलिए पैरावाइज डिस्कस करते हैं, और लास्ट में आज मैं मेंस का क्वेश्चन दूंगा इसी आर्टिकल के बेसिस पे, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है ना, इसको लेकर दुनिया भर में चर्चाएं नज़र आ रही हैं। फैक्ट जैसे यहाँ पर यह है कि हमारे देश की 7% जीडीपी आपको देखने को मिल जाएगी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारी जो ओवरऑल इकॉनमी है 7% से ग्रोथ नज़र आ रही है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी है करंट समय पर, है ना। हम लोग यहाँ पर 21st सेंचुरी के लिए, जो 21st सेंचुरी है दोस्तों, उसको यहाँ पर एज आ इंडिया की सेंचुरी बोला जाता है, ऐसे कोई स्टेटमेंट है। तो ये जो केस है ये ज़रूरी है, और दुनिया में जो चर्चाएं हो रही हैं गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि हमें रिमेंबर करना चाहिए इससे भी पहले कई सारे देश हैं जिन्होंने करके दिखाया। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, कई सारे देश ऐसे भी थे जिनके बारे में ऐसी चर्चाएं होती थीं, लेकिन समय के साथ में लग रहा था कि वो डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगी, ऐसा यहाँ पर दिख तो रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, उन देशों की स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी नहीं रहीं, और उस स्ट्रैटेजी अच्छी ना होने की वजह से वो डेवलप्ड कंट्री कभी बन ही नहीं पाई। वो करेंटली भी डेवलपिंग कंट्री का ही रोल निभा रही हैं। तो यहाँ पर आपके एक्शंस डिपेंड करते हैं चीज़ों को लेकर, इंडिया की इकॉनमी को लेकर यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के एक्शंस डिपेंड करेंगे। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो फ़ायदे तो हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ फेल भी कर गई हैं इसमें, समझ गए। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं तो राइटर बोलते हैं भारत के लिए 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाना, देखो ये एक लक वाली बात होगी। सरकार इसके ऊपर अगर बहुत सारे काम करती है, ठीक है, ये चीज़ें हो पाएंगी। करंट समय पर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। $4-5 ट्रिलियन से बढ़ाकर $30 ट्रिलियन करना है 2047 तक। तो इसके लिए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है। आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें थोड़ा सा सुधारने के साथ साथ उस पॉलिसीज़ को ओपन करने की ज़रूरत है ना। आपको प्राइवेट सेक्टर को वैल्यू देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को वैल्यू मिलेगी वही चीज़ें ग्रो करेंगी। दूसरे कंट्रीज़ में भी अगर हम फोकस करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को वैल्यू दी गई है ना। अब राइटर ये बोलते हैं कि देखिए, भारत के पास में बिल्कुल एक पोटेंशियल तो है। हम आज के समय पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ में हैं, और सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, नौजवानों का देश कहलाता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। लेकिन उस वर्किंग एज पॉपुलेशन को काम भी तो मिलना चाहिए ना। अगर काम मिलेगा नहीं तो वो पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी, और आगे फिर आपके देश पे ही बर्डन बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उस अवसर का जो इस्तेमाल करना चाहिए था, वही अवसर आने वाले समय पर आपके लिए आंसू बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल सही बात है। फैक्ट यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे इफेक्टिव होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे से होगी देश में गरीबी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी एलिवेशन नज़र आएगा, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इंप्रूव होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोगों को काम मिला है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं, स्किल्स उनके पास में, ज़्यादा पैसा आ रहा है, रहने सहने का तरीका बढ़ रहा है, गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। तो ये काम हुए। देश की आज़ादी से लेकर अगर हम 1991 तक देखें, 1991 तक हालात बुरे थे, पॉवर्टी रेट ऐसे ही चल रहा था, गरीबी का स्तर चल रहा था। लेकिन दोस्तों 1991 में मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, 1991 वाला ईयर ही हमारा ईयर ऑफ लिबरलाइजेशन है। एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ध्यान है या नहीं? ये पॉलिसीज लेकर आई गई, और ये इन पॉलिसीज के आने के बाद में प्राइवेट सेक्टर को और खोल दिया गया, लाइसेंस राज को यहाँ पे खत्म किया गया, बिजनेस करना आसान हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर 2011 तक बिजनेस ग्रोथ हुआ, इंडिया का ग्रोथ हुआ, और पॉवर्टी रेट 20% से कम हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि छोटा सा कदम उठाना कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। और यहाँ पर 1991 से लेकर जब ये पॉलिसीज आई, उस पॉलिसी को लाने के बाद 2011 तक भारत ने 35 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या हम अभी भी ये इनिशिएटिव अपना रहे हैं, लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्योंकि करंट समय पर इंडियंस के पास अगर हम बात करें, खासकर इंडिया के पास में पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी के साथ साथ चिंताजनक विषय यह है कि हमारे देश में केवल कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जिनके पास में बहुत सारी वेल्थ है, और बहुत सारी वेल्थ वो बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ नहीं है। अब राइटर बोलते हैं, या आप भी इसी चीज़ से सहमत होंगे, लेकिन राइटर एक चीज़ ये भी बोलते हैं कि देखो ये होता है, हर देश में होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में। ये हम सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी जो वेल्थ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उस वेल्थ को वो बढ़ाने पे फोकस रखते हैं। हमें भी यहाँ पर उसी चीज़ पे फोकस करना होगा। हमें हर एक की लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस रखना होगा। गवर्नमेंट को यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है हमारे पास में, उसका सही उपयोग करना होगा, ताकि वो आगे जाके हमारे लिए आंसू ना बने।
फिर राइटर ने मेंशन किया कि देखिए सबसे बड़ा जो गेन हुआ है हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म से 1990 में, वो हमें सोचना चाहिए। और भारत का ग्रोथ ईयर जो 2000 से लेकर 2010 में हुआ वो आईटी सर्विसेज के बूम की वजह से हुआ। आईटी सर्विसेज में ग्रोथ हुई। आज भी हमारे पास में बहुत सारी लेबर फोर्स है, 40% लोग एग्रीकल्चर कैटेगरी में काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर कैटेगरी का एक बहुत बड़ा योगदान है, 18% हमारे जीडीपी के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट वो केवल 37% है, यानी महिलाओं का योगदान इकॉनमी में बहुत कम है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम है। जबकि दूसरे देशों में अगर हम बात करेंगे, स्पेशली यहाँ पे आप देख पाएंगे बात हो रही है चाइना, वियतनाम, जापान, इन सब कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही ज़्यादा है, महिलाओं का योगदान 60 to 70% है, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, और इंडिया में केवल 20%, 20 से 26%। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि हमारे पास में जो इमेंस पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करना है। हमारे पास में 950 मिलियन के आसपास यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसमें से आधे से भी कम लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो हमें यहाँ पर इंश्योर करनी ज़रूरी है ना। तो लो स्किल एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चर के ऊपर फोकस किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ठीक है, रोज़गार यहाँ पे आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार बढ़ाएं कैसे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपके पास में स्किल होगी तभी तो रोज़गार मिलेगा। राइटर बोलते हैं ठीक है, लेकिन आप स्किल अगर प्रोवाइड करवाने में लोगों को लग जाओगे, बहुत समय लग जाएगा, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पाओगे, लोगों की उम्र निकल जाएगी। और एक आपको पता, रिपोर्ट्स ये बताती हैं इंडिया की पॉपुलेशन भी एक पीक पर जाएगी, पीक पर जाने के बाद में वापस से डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो आप स्किल कब तक देंगे, उसमें आपका खर्चा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इससे अच्छा दूसरे कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट ना अपनाएं। आपके पास में आबादी है, ठीक है, तो आप लो स्किल वाली जॉब्स भी तो दे सकते हैं ना। लो स्किल वाली जॉब्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनाइए। आप मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत का जो टोटल ट्रेड है, जो व्यापार है दुनिया भर में, वो व्यापार में हमें सबसे ज़्यादा डेफिसिट ही है, घाटा ही हो रहा है। चाइना से व्यापार देखोगे तो $100 बिलियन से ज़्यादा का घाटा है हमें। रशिया से देखोगे अगेन घाटे में है, ज़्यादातर कंट्रीज से घाटे में है, यूएसए से बस खाली व्यापार में फ़ायदा चल रहे हैं। अब पता है व्यापार में घाटे में क्यों है, रीज़न यहाँ पर यह है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आपके पास में अभी भी तो अवसर है, भले ही यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन के पास में स्किल नहीं है, तो लो स्किल वाली जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, आप वो वाली जॉब्स प्रोवाइड करवाइए, और उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे खर्चना होगा। इससे क्या होगा, जॉब्स मिल रही होंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव हो रहा होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव होने के बाद जो प्रोडक्शन होगा, उससे दोस्तों जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, निर्भरता है, वो यहाँ पे कंट्रोल हो सकेगी। ये राइटर एक्सप्लेन यहाँ पर करते हैं। फिर इनका और क्या कहना है, इनका कहना है भैया लो स्किल वाली एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करो, और ऐसा ही यहाँ पर साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, वियतनाम जैसे देशों ने किया। उस वजह से आज वो एशियन टाइगर्स कहलाते हैं, आज वो डबल डिजिट ग्रोथ पर चल रहे हैं। तो हमने भले ही यहाँ पर इस पर फोकस नहीं किया, बट करेंट समय पर करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में राइटर फोकस करते हैं मिडिल इनकम ट्रैप के ऊपर में। देखिए सबसे बड़ी परेशानी अगर इंडिया में हो भी रही है तो वो मिडिल इनकम वाले जो पर्सन है स्पेशली उनको हो रही है ना। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के जो कॉन्सेप्ट है उसको अपना सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ को बाहर के कंपटीशन से बचाना है, कंपटीशन से लड़ना है, तो हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाकर लोगों को जॉब्स देनी होगी, उसमें आप लो स्किल, हाई स्किल सभी जॉब्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जैसा जिसके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उसको नौकरी दी जा सकती है, और नौकरी करते करते धीरे धीरे और एक बढ़िया एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिसके आधार पे दोस्तों आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार भी मिल चुका है, उनका इनकम स्टेटस भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। काम करते करते भी तो एक्सपीरियंस आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे समझाई गई। प्लस हमारे पास में एक बड़ी दिक्कत भी है, इंडिया की प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास में देखो बहुत ज़्यादा सरप्लस लेबर है, और उस सरप्लस लेबर का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको इस्तेमाल करना है, आप लो टेक मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। लो टेक मैन्युफैक्चरिंग से भी काम हो सकता है, शुरुआत तो कीजिए।
एक ही बार में हमें नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें करनी है, बेसिक से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होगी, लोगों को एक्सपीरियंस आएगा, आप वहीं पे लोगों को स्किल दे सकते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर में। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या होगा, बड़े बड़े चैलेंजेस से भी निपट जाएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज आप खड़ी कर पाएंगे। शुरुआत तो बेसिक स्टेप से होगी ना, वो राइटर बोलते हैं। फिर एट द लास्ट यहाँ पे राइटर फोकस करते हैं, सरकार को डबल डाउन करना होगा अपना अचीवमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। भैया इंडस्ट्री बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे हम चाइना, वियतनाम, इन सब कंट्रीज़ के साथ में कंपटीशन क्रिएट कर सकें। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों के ऊपर भी एक स्पेशल फोकस रखना होगा। क्योंकि दूसरी तरफ दोस्तों, भारत के पास में अगर आप देख पाएंगे, पावर लॉजिस्टिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें नज़र आती हैं। ठीक है, हमारे पास में जो लेबर है, लेबर में प्रोडक्टिविटी कम है। अगर हम दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो धीरे धीरे बेसिक तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, और इन सब चीज़ों को अपनाकर ये $30 ट्रिलियन की इकॉनमी 2047 तक अचीव हो सकेगी, अगर हम एक्शन लेंगे तो। अदरवाइज़ यहाँ पर एक्शन भी नहीं लोगे, 2047 आ जाएगा, जो नौजवान लोग हैं उनका उम्र निकलता रहेगा। तो टाइम है आगे सोचने की और यहाँ पे विश्वगुरु बनने की। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, राइटर के हर एक पॉइंट्स अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और वो ये है आज का मेंस का क्वेश्चन। इसको प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं देखूंगा कि आप कितना चीज़ें यहाँ पर समझो इस एडिटोरियल से। राइटर बोलते हैं, सॉरी राइटर की याद आ रही है, मेंस का क्वेश्चन क्या है, मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया इज़ अ कंट्री विद माउथ वाटरिंग अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास में अवसर बहुत सारे हैं, लेकिन आई वाटरिंग चैलेंजेस, बहुत सारी ऐसी खतरनाक चुनौतियाँ भी हैं। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से स्पष्ट कीजिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया से आंसर लिख सके। तो क्वेश्चन है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ आश्चर्यजनक अवसर और आश्चर्यजनक चुनौतियाँ हैं, उसको स्पष्ट कीजिए 15 मार्क्स में 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे, बहुत सारा फ़ायदा होगा आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों। वैसे तो यहाँ पर एक और आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे, जहाँ पर यूपी के एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ये आर्टिकल ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आज से 2 दिन पहले। तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं यार, है ना। दोबारा से यहाँ पर इसको पढ़ाना और इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाना, मैं कहूँगा ये बिना वजह रहेगा। क्योंकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इससे पहले इस एंटी कन्वर्जन के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। 31 जुलाई को मैंने ये आर्टिकल पढ़ाया है। प्लीज़ कुछ मत कीजिए, 31 जुलाई द हिंदू बाय दीपक यादव एजुकेशन लिख देना, आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को ओपन करना। वहीं पर मैंने यूपी के इस लॉ के बारे में पढ़ाया, एंटी कन्वर्जन लॉज भारत में किस लेवल पे काम कर रहे हैं वो बताया था, और एक मेंस का क्वेश्चन दिया था, आपको याद हो तो एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर कमेंट कीजिए। याद आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे याद है। तो प्लीज़ आप 31 जुलाई के वीडियो को देखिए, क्योंकि वही सेम चीज़ें दोबारा से आई हुई हैं यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल में। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मज़ा आया या नहीं बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आपके सामने है वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड है इंसिनरेट। इंसिनरेट मतलब होता है स्कॉच, रेल्यूम या स्कल्ड, यानी हिंदी में कहें तो जला देना। तो इंसिनरेट का यूज़ करते हुए बता ये कि नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस आपने लिखना है। रोज़ में आपको एक सेंटेंस देना है, रोज़ मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ सेंटेंस बनाने को। तो इस वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाओ जो कि आपको वोकैब में हेल्प करेगा, पैसेज में हेल्प करेगा, सीसेट में हेल्प करेगा, कॉम्प्रहेंशन के अंदर में। तो बाकी मेंस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक बड़ा वोकैब जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होती हुई नजर आएगी। तो इंसिनरेट का यूज़ करके बताइए एक नीचे कमेंट सेक्शन में सेंटेंस। बाकी आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, इसका यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पता है ना, जो आपकी वेस्टर्न घाट्स हैं उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए गाडगिल कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ में कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ने भी इसी को लेकर अपने रिकमेंडेशन दिए हैं।
तो स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स के ऊपर ध्यान रखती है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के माध्यम से, ठीक है, और ये कब सबमिट करी गई थी, साल 2011 के अंदर में। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ना, इसके अंदर में कई सारे प्रकार के रिकमेंडेशन दिए गए थे, जैसे कि जो भी हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है वहाँ पे, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान रखना, वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, है ना, रिच बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ पे कई सारे प्रकार के एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आई थी। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।